हिमालय किस्त नंबर 201। शिरान को ख्वाहिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने यहाँ रहते हुए कभी यहाँ की दिलचस्पियों में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की थी। दिल ही नहीं चाहता था कि किसी तफरीह में हिस्सा लेने के लिए। इससे कबल की जिंदगी में भी इसकी दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ थी। हर वैशाना कार्रवाई उसे पसंद थी और यही वजह थी कि ख्वाहिशों में जब किसी को इसके मुकाबले खड़ा कर दिया जाता था तो उसमें ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती थी, वरना वही क़नूतियत वो खुद से बैगानगी। जो लोग इसके साथ थे उसके राहबर थे। इनके बारे में शिरान ने कभी सोचा था कि वो कौन है और वो खुद उनके साथ क्यों है। ऐसा कोई एहसास इसके दिल में पैदा नहीं होता था। वहाँ अगर उनमें से कोई भी इसकी फितरत से टकराने की कोशिश करता तो फिर शिरान जाग उठता और शायद उस वक्त उसके ज़हन पर कोई और कुव्वत हावी नहीं हो सकती थी। ये इसकी फितरत का मजबूत तरीन पहलू था जिसे शायद जने डी की कोशिशों ने भी तब्दील नहीं किया था। बाकी हालात जूं के तूं थे। हाई शोन से उसे छुट्टी दिला दी गई और वो लोग उसे लेकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। शिरान ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। फिर जब उसे D3 के सामने पेश किया गया तो तभी उसके ज़हन में कोई ख्याल ना उभरा। हालांकि इससे कबल D3 ने उससे एक और इमारत में बातचीत की थी, लेकिन इस नई जगह के बारे में शिरान ने कोई सवाल नहीं किया था। D3 ने मुस्कुराती निगाहों से देखा और बोला, मेरा ख्याल है मिस्टर शिरान, अब आपको हाई शोन में रहने की ज़रूरत नहीं। मुझे पहले भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ तुम लोगों की हिमाकत थी, शिरान ने जवाब दिया। ठीक है मिस्टर शिरान, बाज़ औक़ात हर इंसान सही फैसला नहीं कर पाता। वैसे क्या ख्याल है आपका? हाई शोन में आपने कैसा महसूस किया? यही कि तुम लोग अहमक हो, शिरान ने बरजस्ता जवाब दिया और D3 झींपी हुई निगाहों से अपने साथियों की जानिब देखने लगा। इसका अपना मर्तबा, अपनी हैसियत बहुत बुलंद थी, लेकिन शिरान के सिलसिले में वो किसी गुस्से का मुजाहरा नहीं कर सकता था। उसे इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया था। ये इलाका आपका जाना पहचाना है मिस्टर शिरान? हाँ, हांगकांग का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं है, अलबत्ता पहले कभी हाई शोन नहीं आया, शिरान ने जवाब दिया। बैंकॉक में तो आप एक तवील जिंदगी गुजार चुके हैं। D3 इसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए बोला। बैंकॉक? शिरान ने दाहिना गाल खुजाते हुए कहा, इशारा झुकाकर बोला, हाँ, कुछ बातें जहन में महफूज है। क्या ख्याल आपका? अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाने को दिल चाहता है या नहीं? मेरे ख्याल में तुम मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रहे हो जिससे मुझे कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही। मैं आराम करना चाहता हूँ, शिरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। D3 ने अपने आदमियों को इशारा किया और चंद लम्हात के बाद शिरान को कमरे में पहुँचा दिया गया जो उसके लिए ख़ास तौर पर मुंतखब किया गया था। दूसरे वर D3 के पास मौजूद थे। D3 ने उन्हें देखकर गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसा वैशी इससे कबल तुमसे किसी ने देखा है? इसके साथी मुस्कुराने लगे। इनमें से किसी ने D3 की बात का जवाब नहीं दिया। तब D3 फिर बोला, हमें फौरी तौर पर बैंकॉक रवानगी की तैयारियां करनी चाहिए। बहुत बेहतर जनाब, D3 के साथी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग आराम करो, D3 ने दूसरे आदमी से कहा और इसके बाद वो सब उठकर चले गए। D3 तनहा बैठा कुछ सोच रहा था। शिरान को इस पर भी एतराज़ नहीं हुआ था कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर बैंकॉक रवाना होने की इत्तला दे दी गई थी। भला उसे क्या तैयारियां करना थी? बैंकॉक के शनासा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो उन लोगों के साथ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद यहाँ की एक इमारत में मुंतकिल हो गया। बैंकॉक से उसकी बेशुमार यादें वाबस्ता थीं। यह उसे ज़िंदगी का तवील तरीन वक्त गुजारा था, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसके दिल में बैंकॉक का वही इलाका देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी। D3 मोहतात अंदाज से शिरान का जायजा ले रहा था और उसकी फितरत के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर शिरान को बैंकॉक की सैर कराई गई। एक खुली कार में से बैंकॉक के शानदार इलाके दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद इस पर किसी किस्म के असरात नुमाया नहीं हो सके। आखिरकार D3 ने अपने तौर पर फैसले कर लिए। इसे अंदाज़ा हो गया था कि शिरान उस तनवीमी अमल के तहत अपनी ज़िंदगी में बस इतना ही कुछ शनासा है कि इसे कुछ बातें याद रह गई। जहाँ तक इसके दिल में उठने वाली उमंगों का ताल्लुक था तो वो तकरीबन फना हो चुकी थी और अब इसके अलावा और कोई चाराकार ना था कि शिरान को सुर्खन के तहत इन तमाम कामों के लिए मजबूर किया जाए जिनके उसे यहाँ लाया गया था। चुनांचे D3 ने इंतज़ाम किया और खाली कमरे में तेज़ रोशनी के बल्ब लगाए गए और वहाँ गहरा सुर्ख रंग स्क्रीन पर बना दिया गया। शिरान को अचानक उस कमरे में लाया गया और तेज़ रोशनियाँ कर दी गई। चंद लम्हात के लिए इसकी पलकें झपकी और फिर इसकी निगाह उस सुर्ख रंग पर पड़ी जो तेज़ रोशनी में आग की तरह दहक उठा था। चंद लम्हात बाद इस पर सहर तारी हो गया और इसकी आंखें शीशे की गोलियों की मानी चमकने लगी। वो सुर्ख स्क्रीन को घूरे जा रहा था। तब D3 की आवाज़ उभरी, ये बैंकॉक है शिरान, वो जगह जहाँ एक ज़माने में तुम मार्लिनों के लिए मसरूफ़ अमल थे। यहाँ मौजूद मंशियात के एक एक अड्डे को तुमने मार्लिनों की मलकियत बना दिया था,
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے شیران کے جو محنت تم نے کی تھی آج وہ اکارت ہو چکی ہے۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے افراد ان منشیات کے اڈوں کے مالک ہیں۔ تمہاری موجودگی میں سب کچھ افسوسناک بات ہے شیران، نہایت افسوسناک۔ کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ شیران خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے جواب دو شیران، تمہیں بینکاک یاد آتا ہے؟ نہیں، اس کی پتھرائی ہوئی آواز ابھری۔ اسے یاد کرو شیران، اپنے ذہن پر زور دو۔ وہ لمحات جب تم بینکاک میں تھے اور مسٹر مارلینو تمہارے ہمدرد تھے۔ مسٹر مارلینو؟ شیران کے حلق سے آواز نکلی۔ اپنے شعور کے ان بند گوشوں میں جھانکو، اپنی یاداشت کے خانوں میں وہ لمحات تلاش کرو جب تم ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ بہت سے کردار تھے تمہاری زندگی میں، مسٹر مارلینو، بینکاک، منشیات کے اڈے، سب کچھ یاد کرو۔ شیران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ذہن پر زور دے رہا تھا۔ اس کے دماغ کے سوتے اس رنگ کے تحت بند کیے گئے تھے اور آج یہی رنگ وہ سوتے کھول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پھلجڑیاں چھوٹنے لگیں، بہت سے شیشے چٹک رہے تھے۔ دیر تک یہ کیفیت جاری رہی، پھر اس کی آواز ابھری۔ ہاں، مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ D3 نے دلچسپ نگاہوں سے شیران کو دیکھا۔ اس کی کوشش برابر ہو رہی تھی۔ اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، مارلینو یاد ہے نا تمہیں شیران؟ وہ اپاہج جس کے دشمنوں نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے تھے، جو بے بس ہو چکا تھا، وہ جس نے تمہیں اپنی زندگی میں ایک ممتاز مقام دیا تھا اور تمہیں زندگی کی ان تمام لذتوں سے نوازا جو کسی انسان کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ تمہارے دل میں اس کے لیے بے پناہ پیار ہے شیران۔ تم اسے اب بھی ساری دنیا سے زیادہ چاہتے ہو۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ مارلینو کا نام بینکاک میں اس طرح فنا ہو جائے؟ منشیات کے وہ تمام اڈے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے قبضے میں چلے جائیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے زیر کیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ مارلینو کی محنتوں کا صلہ ہے شیران؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شیران کے حلق سے بھیڑی جیسی غراہٹ نکلی۔ تو ایک بار پھر تمہیں مارلینو کا نام سربلند کرنا ہوگا۔ بینکاک اور اس کے نواح میں پھیلے ہوئے تمام منشیات کے اڈے ایک بار پھر مارلینو کی ملکیت ہونے چاہیے۔ وہاں مارلینو کے نام سے ہی کاروبار کا آغاز ہونا چاہیے۔ ان تمام چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تم اسی طرح انتہائی ذہانت، چالاکی اور مہارت سے شکست ہوگے جس طرح پہلے تم نے زیر کیا تھا۔ شیران کے ذہن میں ایک فلم سی چل رہی تھی۔ اسے اپنا وہ دور یاد آ رہا تھا جب وہ بینکاک میں مارلینو کے نام پر خوریزی کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سب کتے کی موت مار دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک بھی اب ان اڈوں پر قابض نہیں رہ سکے گا۔ تمہیں یہی کرنا ہے شیران، تمہیں یہی کرنا ہے، یہی تمہارا فرض ہے۔ مارلینو کا نام بلند کرو، مارلینو کو بینکاک میں ایک بار پھر پروقار مقام دو۔ میں ایسا ہی کروں گا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، شیران نے جواب دیا، اور اس کے بعد دفعتاً روشنیاں بجھا دی گئی۔ سرخ رنگ شیران کی آنکھوں سے محو ہوا تو وہ جھرجھری سی لے کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگا۔ سب کچھ یاد تھا اسے، جو عہد کیا تھا اس نے وہ بھی یاد تھا۔ مارلینو کی تصویر نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ گریچر اور میگنیشیا یاد آ رہے تھے، کانگہو یاد آ رہا تھا، بینکاک کے وہی علاقے یاد آ رہے تھے۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ کسی سے گفتگو کیے بغیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ D3 اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں مسرت کے آثار تھے۔ کم از کم اس مرحلے پر اسے کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ شیران اپنے کمرے میں واپس آیا تو D3 اپنے ساتھی سے کہا، کام کا آغاز ہو چکا ہے، اب تمہیں ایک ایک لمحہ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اسلحہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور اس جگہ موجود رہو جہاں شیران ہو، اسے کامیابی دلاؤ، یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس کے تمام ساتھی باہر نکل آئے۔ شیران کو اب کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا۔ پورچ میں سرخ رنگ کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ شیران نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھ گیا۔ اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی۔ برابر کی سیٹ پر 2 بھرے ہوئے پستول موجود تھے جنہیں شیران نے اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لیا، اور اس کے بعد وہ کار ڈرائیو کرتا باہر نکل آیا۔ بینکاک کے گلی کوچے سے اچھی طرح یاد تھے۔ چند لمحات کے بعد اس نے پائپر ہاؤس کو یاد کیا، جو ایک کیمپنگ کا نام تھا۔ پائپر ہاؤس میں وہ پہلی جگہ تھی جہاں سے شیران نے مارلینو کے نام پر دہشت گردی کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اڈا اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ چنانچہ اس کی پہلی منزل پائپر ہاؤس ہی تھی۔ کیمپنگ کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ ہپی آوارہ گردوں کی وہی بدمستیاں، قہقہے، چرس کی بو، منشیات کی فراوانی، ناچ، رنگ، بدمست لوگوں کی خرمستیاں، سب کچھ جو کا توں تھا۔ شیران کی آنکھیں اس سے آشنا تھیں، پھر اس کی نگاہیں ایک سمت اٹھ گئیں۔ لکڑی کے ایک بڑے سے کیبن کے سامنے منشیات بالکل اسی انداز میں فروخت ہو رہی تھی جس طرح پہلے کبھی ہوتی تھی۔ 3 مشٹنڈے قسم کے آدمی وہاں موجود تھے جو مقامی ہی تھے۔ وہ شکل و صورت سے خونخوار نظر آتے تھے۔
अड्डे पर कैथन बराका का नाम लिखा हुआ था। शिरान ने कार एक समत रोकी और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अड्डे के करीब पहुंच गया। आवारा गर्दों के दरमियान ये एक मुहज्जब आदमी इन लोगों की बाई से दिलचस्पी था। बाहर खड़े हुए लोगों में से एक ने उससे उसकी ज़रूरत के बाद में पूछा तो शिरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये कैथन बराका क्या चीज़ है? इसने सवाल किया। बहुत बड़ी चीज़ है। बेहतर यह है कि तुम इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारा ताल्लुक इंतजामिया से है? क्या कोई नए अफसर हो तुम? क्या किस्सा है? कैथन बराका कहाँ है? शिरान ने सवाल किया। अंदर मौजूद है और ये अड्डा उसी की मलकियत है। एक बार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ताल्लुक इंतजामिया से है तो अपने अफसरान आला से रब्ता कायम करो और पहले कैथन बराका के बारे में मालूम कर लो, या फिर अगर तुम मंशियात के तलबगार हो तो बताओ क्या चीज़ दरकार है तुम्हें। सबसे पहले मैं इस अड्डे की तबाही चाहता हूँ। इस कैबिन में मंशियात का जितना ज़ख़ीरा निकाल कर बाहर रख दो और उसके बाद अपने हाथों से इस कैबिन को तबाह कर दो। शिरान ने जवाब दिया और मस्टंडे आदमी का मुंह बिगड़ गया। इसके लिए हमारे पास माकूल इंतज़ाम है, इसने कहा और दूसरे लम्हे इसका हाथ शिरान की तरफ बढ़ा। शिरान उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया और फिर एक झटके से उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया। एक हाथ पकड़कर इस तरह उस कभी हैकर शख्स को ज़मीन से बुलंद कर दिया था कि यकीन नहीं आता था। दूसरे लम्हे जब वो नीचे आया तो इसकी बाजू की हड्डी उखड़ चुकी थी। इसकी दिलदोज़ कराहें गूंज रही थी। ये कैफियत देखकर इसके दोनों साथियों ने पिस्तौल निकाल लिए, लेकिन वो शिरान से ज़्यादा फुर्तीले साबित ना हो सके। शिरान के पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियों ने एक ही लम्हे में आ लिया और वो दोनों ढेर हो गए। कैंपिंग में भगदड़ मच गई थी। इन आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद शिरान अंदर दाखिल हो गया। कैथन बराका अंदर मौजूद था। वो मकामी आदमी था और सूरत इसे बुज़दिल मालूम होता था। गोलियों की आवाज़ पर उसने बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की थी। इसके अतराफ मंशियात की पेटियों के ढेर लगे हुए थे। शिरान ने मंशियात की पेटियों को देखते हुए गर्दन हिलाई और फिर पिस्तौल की नाल बराका की तरफ करते हुए कहा, अपने इस सामान के साथ मरना चाहते हो या दिल में जिंदा रहने की ख्वाहिश है? क्यों? आखिर क्यों? जवाब में शिरान की पिस्तौल से गोली निकली और बराका की पेशानी में पेवस्त हो गई और फिर शिरान उसकी लाश घसीटता हुआ बाहर ले आया। बेशुमार लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। शिरान ने लाश एक तरफ फेंक दी। अब भी वो कुछ कहना ही चाहता था कि दफतन 5 मोटरसाइकिल सवार दंदनाते उस तरफ आते दिखाई दिए। मजमा काई की तरह छट गया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला थे। उन्होंने फजा में फायरिंग की, लेकिन कुछ नामालूम समतों से 5 फायर हुए और 5 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों से नीचे गिर पड़े। लेकिन शिरान ने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी और मजमे की तरफ पलटकर बोला, यहाँ बेशुमार लोग दौलतमंद बनने के ख्वाहिशमंद होंगे। उनके दिल में आरजू होगी कि काश भी इस अड्डे के मालिक होते। कैथन बराका के दुश्मन भी यही होंगे। मैं उन्हें एक सुनहरी मौका दे रहा हूँ। मेरा नाम शिरान है। मैं इन तमाम अफराद का कातिल हूँ। अगर इंतजामिया के लोग यहाँ मौजूद है तो मेरा नाम सुन ले, जो उनके लिए अजनबी नहीं होगा। हाँ तो बराका के दुश्मनों या दौलतमंद बनने की ख्वाहिश रखने वालों, तुम में से कोई ताकतवर शख्स मंशियात के इस अजीम ज़ख़ीरे का मालिक बन सकता है, एक शर्त पर। यह मालिनों का नाम आवेज़ा करो और अड्डे से आमदनी का सिर्फ 20% मालिनों के नाम पर बैंक में जमा करा दो। खबरदार लूट मार की कोशिश ना हो, वरना चर्च के एक गोली के बस एक शख्स को अपनी जान देना होगी। शिरान अपनी जगह से उठा और इत्मीनान से चलता कार की जाने बढ़ गया और फिर सुर्ख कार स्टार्ट होकर चल पड़ी। उसकी दूसरी मंजिल शाओयांग थी। छोटी छोटी सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में ये कैंपिंग भी आवारागर्दों की जन्नत थी। लेकिन इस जन्नत में शैतान घुस आया और 13 अफराद कत्ल हो गए, जिनमें से 4 शिरान के हाथों मारे गए और बाकी इन्हीं पुरस्कार लोगों के हाथों हलाक हुए जो शिरान के नादीदा मददगार थे। आज की कार्रवाई इन्हीं 2 अड्डों तक महदूद रही थी, लेकिन शहर भर में सनसनी दौड़ गई। दूसरे दिन के अखबारात इन सनसनी खेज खबरों से भरे पड़े थे। इंतजामिया के लोग दूसरे अड्डों पर फैल गए। 3 दिन खामोशी रही। चौथे दिन फिर 2 अड्डे शिकार हो गए। दोनों पर कत्ल होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 11 थी। डानवान के अड्डे पर शिरान ने फिर ऐलान किया, बैंकॉक में जितने मंशियात के अड्डे मौजूद हैं, इन सबको हदायत है कि मालिनों के नाम पर कारोबार करके जिंदा रहें। आमदनी की 20% रकम मालिनों के नाम पर जमा करा दी जाए। इसमें उनकी बका है, वरना एक एक करके इन सब का वही इंजाम होगा जो 5 अड्डों का हो चुका है। इस जगह इंतजामिया के अफराद ने शिरान के गिर्द घर लाने की कोशिश की तो इन पर 3 दस्ते बम फेंक दिए गए। इंतजामिया इन जगहों पर कोई अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि लातादाद बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती जो गैर मुल्की थे। शिरान साफ निकल गया था। इसके बाद तब्दीली लाजमी थी। सिर्फ 20% अदायगी पर जिंदा बच रही थी तो कौन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश न करता। चुनांचे बेशुमार अड्डों पर बैनर बदल गए और अब इन पर मालिनों का नाम जगमगा रहा था।